ऑनलाइन कक्षा में आज आपका पुनः स्वागत है। इससे पहले के वीडियोस में मैंने मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आपको वृक्क की संरचना और हमारे अंदर सामान्य अपशिष्ट पदार्थ जो उत्सर्जन तंत्र द्वारा निकाले जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज के इस टॉपिक में हम मानव उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत नेफ्रॉन की सामान्य संरचना का अध्ययन करेंगे, उसके प्रकार का अध्ययन करेंगे और वह वृक्क अर्थात किडनी के अंदर कहाँ पर स्थित होता है, किस तरह से व्यवस्थित होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और नेफ्रॉन की जो औतिकीय हिस्टोलॉजी जिसे बोलते हैं, यानी उसकी जो उत्तक संरचना का अध्ययन हम आगामी वीडियो में करेंगे। तो कुल मिला के इस टॉपिक के अंदर वृक्क यानी नेफ्रॉन, हिंदी में बोलते हैं नेफ्रॉन को वृक्क, उसकी सामान्य संरचना, टाइप्स और उसकी लोकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो अच्छे से देखें। पूर्व की वीडियो में मैंने आपको वृक्क की संरचना के बारे में बताया था। उसके अंदर ये बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वृक्क है। वृक्क के अंदर यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, जो सिंगल डॉटेड लाइन है, इससे बाहर का क्षेत्र और ये जो डबल डॉटेड लाइन और सिंगल डॉटेड लाइन के बीच का क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र जो कहलाता है कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स के भीतर यहां से लेके यहां तक ये क्षेत्र जो है ये मेड्यूला कहलाता है। और कॉर्टेक्स की कुछ उभार ये जो दिख रहे हैं, ये जो उभार है कॉर्टेक्स क्षेत्र के, ये जो कॉर्टेक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं, आउटर कॉर्टिकुलर जोन और जक्स्टा मेडुलरी जोन, इसके कुछ उभार ये जो कहलाते हैं वर्टिनिकी स्तंभ, यह मेड्यूला क्षेत्र में उभरे रहते हैं, जिसके कारण ये जो मेडुला है पिरामिड आकार का दिखता है, जिन्हें मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। और इस मेडुला में भी मेडुला जो है बाहरी जोन और भीतरी क्षेत्र, आउटर मेडुलरी जोन ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और भीतर का इनर मेडुलरी जोन इसके अंदर बटा हुआ होता है। यहाँ से जो यूरिन बनता है वह माइनर कैलिसेज, ये यहाँ पर जो है इस जगह से मेजर कैलिसेज, और मेजर कैलिसेज से यहाँ पेल्विस, पेल्विस से मूत्रवाहिनी यूरेटर के अंदर आता है। तो यहाँ तक संरचना समझने के बाद में अब बात आती है कि जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वृक्क या नेफ्रॉन होते कहाँ पर। तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में ही नेफ्रॉन अपने आप को व्यवस्थित करते हैं। अगली स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से होते हैं और किस किस प्रकार के नेफ्रॉन मेडुला और कॉर्टेक्स में अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है इसके अंदर नेफ्रॉन अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, और नेफ्रॉन के बाद में जो संग्राहक नलिकाएं इस वर्टिनी की स्तंभ के अंदर व्यवस्थित होती हैं, और संग्राहक नलिका से बेलिनी की डक्ट से होते हुए यूरिन जो है माइक्रो कैलिसेज, मेजर कैलिसेज और फिर अंततः पेल्विस से होते हुए वृक्क वाहिनी के अंदर आगे मूवमेंट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं देखिए इस प्रकार जो नेफ्रॉन व्यवस्थित होते हैं, प्रत्येक हमारे अंदर जो मानव में टोटल कितनी किडनीज होती हैं? 2, और प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख के करीब नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और इनके अंदर विभिन्न प्रकार की संरचना होती हैं। डायग्राम से अगली स्लाइड में बताऊंगा। मेल्पिजियन काय, जिसमें ग्लोमेरुलस आधार कला मोमेंट संपुट की दोहरी भित्ति शामिल होती है, जबकि समीपस्थ नलिका जिसे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल भी कहते हैं, इसके 2 भाग है, कुंडलित भाग और समीपस्थ सीधा भाग। नेक्स्ट भाग जो होता है हेनले लूप, जो कि यू आकार का होता है, इसमें अवरोही और आरोही 2 भुजाएं होती हैं। आरोही भुजा खुद पतली और मोटी भुजा में बटी होती है,
और इसके आगे दूरस्थ नलिका होती है जो स्वयं कुंडलित और सीधी नलिका में बटी होती है। फिर कनेक्टिंग चक्र और उसको जोड़ने के लिए कनेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है। तो कुल मिलाकर के ये संरचना है, इसको डायग्राम रूप में इस तरह से भी देख सकते हैं। आप इस डायग्राम देखें कि ये जो संरचना है ये कहलाती है मेलपीजियन काय। इस मेलपीजियन काय की संरचना में दो भाग लेते हैं, तीन संरचनाएं भाग लेती हैं। पहला ग्लोमेरुलस, दूसरी आधार कला और तीसरी जो है दोहरी दीवार वाला बोमेन संपुट। तो बोमेन संपुट की जो दोहरी दीवार है वह सबसे बाहर है और उसके सेंटर में जो कप संरचना बनती है, अवकाश बनता है, उसमें रक्त केशिकाओं का जाल आता है और रक्त केशिकाओं का जाल और इस बोमेन संपुट की जो भीतरी दीवार है उसके बीच में आधार कला बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इस बोमेन संपुट से एक छोटा सा भाग ग्रीवा होता है। वो सिंपल संरचना होती है। तो इस प्रकार से मेलपीजियन काय की संरचना में ग्लोमेरुलस, आधार काय और दोहरी दीवार का बोमेन संपुट शामिल होता है। मेलपीजियन बॉडी का मुख्य कार्य है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्पंदन, जो अशुद्ध रक्त या अपशिष्ट पदार्थों युक्त जो रक्त केशिकाओं के माध्यम से इस ग्लोमेरुलस से प्रवाहित होता है, तब इसमें से अशुद्धियां जो है किस प्रकार से होती है आगामी वीडियोस में बताया जाएगा। यहाँ से इस बोमेन संपुट की दीवार के अंदर छलनी की तरह छल जाते हैं। इसमें कुछ काम की चीजें होती हैं, वो इस गुहा के अंदर आती हैं। आगे जब समीपस्थ कुंडलित नलिका और आगे जाते हैं तो काम की चीजें अवशोषित होती जाएगी और अपशिष्ट पदार्थ जो है इस नलिका के अंदर बने रहेंगे और अंततः वह यूरिन के निर्माण बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे मेलपीजियन काय का मुख्य कार्य क्या है, परानिस्पंदन। फिर उसके बाद में जो सेकंड भाग है समीपस्थ नलिका, कुछ किताबों में इसकी केवल समीपस्थ कुंडलित नलिका वाली संरचना को ही बताते हैं, परंतु कई किताबों में ये भी बताया गया है कि इसका कुछ सीधा भाग होता है जिसे समीपस्थ सीधी नलिका बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीधी नलिका की संरचना और कुंडलित नलिका की संरचना में उत्तकीय रूप से कोई अंतर नहीं होता, इसलिए इस सीधी नलिका को समीपस्थ सीधी नलिका कहा जाना बिल्कुल उचित है। उसके आगे हेनले लूप होता है, ये यू आकार की संरचना। आप इसमें देख सकते हैं एक पतली अवरोही भुजा है और फिर दूसरी एक आरोही भुजा है। आरोही भुजा के अंदर दो भाग है, नीचे पतला भाग और ऊपर मोटा आरोही। इन दोनों की संरचना का बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके अंदर उत्तकों की विशिष्टता इस तरह से होती है कि एक भाग जो विशिष्ट है, यहाँ पर कहीं पे साल्ट के लिए अपारगम्य होता है तो कहीं पे जल के लिए अपारगम्य होता है। तो कुल मिलाकर इनकी विशिष्टता के कारण मूत्र को सांद्रित करने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। तो हेनले लूप का मुख्य कार्य क्या है, मूत्र का सांद्रण करना। सांद्रण अर्थात उसमें से जल को निकालना। जल को निकालने से क्या होगा, शरीर से जल की हानि कम होगी और यूरिया और अन्य अपशिष्ट पदार्थ आगे मूवमेंट करेंगे। इसका अगला भाग जो है दूरस्थ सीधी नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पर फिर बताऊंगा कि दूरस्थ सीधी नलिका और मोटी आरोही इस प्रकार अलग अलग क्यों डिफ्रेंशिएट है, क्योंकि इनकी उत्तक संरचना में भिन्नता है। जबकि जो सीधी नलिका जो है इसकी संरचना दूरस्थ कुंडलित से मिलती है, इसलिए कुंडलित नलिका और सीधी नलिका जो है इसको दूरस्थ के ही भाग माना गया है। सामान्यतः किताबों में केवल कुंडलित नलिका के बारे में ही बताया जाता है, आप चाहे तो सीधी नलिका के बारे में जिक्र कर दे, संरचना में कोई अंतर नहीं है। फिर सीधी के बाद में दूरस्थ कुंडलित नलिका निकलती है और उसके बाद में जो नेफ्रॉन की संरचना है एक जंक्शनल ट्यूब्यूल द्वारा किससे जुड़ा रहता है, संग्राहक नली से जुड़ा रहता है। ये जंक्शनल ट्यूब्यूल तक की संरचना जो है वास्तव में नेफ्रॉन की संरचना है, यानी यहाँ से लेके ये जो संरचना है वह नेफ्रॉन की संरचना कहलाती है। इसके आगे का भाग जो है वह संग्राहक नली के अंतर्गत आता है और
ये वास्तव में बहुत सारे नेफ्रॉन से यूरिन को इकट्ठा करती हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है संग्राहक नलिका। और संग्राहक नलिका को अपनी इनकी लोकेशन के आधार पर कॉर्टिकुलर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, बाहरी मेडुलरी कॉर्टिकुलर ट्यूब्यूल, इनर मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो इनकी जो लोकेशन है, जो बाहरी कॉर्टेक्स यानी कॉर्टिकुलर क्षेत्र में जो है संग्राहक नली, उसको कह दिया कॉर्टिकुलर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जो बाहरी मेडुला में, उसको कहते हैं बाहरी मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या संग्राहक नलिका। जो आंतरिक मेडुला में, उसको कहता है आंतरिक मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब या डक्ट या संग्राहक नलिका। ये सभी संग्राहक नलिकाओं से आखिर यूरिन जो बनता है कहा जाता है बेलिनी की डक्ट, और बेलिनी की डक्ट से कहा जाता है यूरिन जो बनता है माइक्रोकेलिक्स, माइक्रोकेलिक्स से मेजर कैलिक्स, और फिर रेनल पेल्विस। आपको मैंने पहले ही बता दिया था इस डायग्राम में कि देख लीजिए बेलिनी की डक्ट जो होती हैं कॉलम्न ऑफ वर्टिनी में मौजूद होती हैं, जहां से ये माइक्रोकेलिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, और फिर पेल्विस होते हुए अंततः आगे चल पड़ता है। इस प्रकार से नेफ्रॉन की सामान्य संरचना पूरी होती है। सामान्य संरचना मैंने अभी तक ऊतकों की संरचना के बारे में नहीं बताया है, यहाँ पे संक्षिप्त में कार्य जरूर बता देता हूँ। पहले ही मैंने बता दिया मेलपीजियन काय का मुख्य कार्य अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्पंदन है, जबकि समीपस्थ कुंडलित नलिका का मुख्य कार्य तेजी से अवशोषण करना होता है, परंतु इसके साथ साथ कुछ मात्रा में उत्सर्जन भी होता है, उस श्रवण भी होता है, माफ कीजिए उत्सर्जन नहीं श्रवण। क्योंकि मुख्य अवशोषण जो होता है अमीनो एसिड ग्लूकोज इनका तो हो जाता है, परंतु जैसे ड्रग्स और कुछ केमिकल टॉक्सिक जो होते हैं उनका इस नलिका में, इसको चारों ओर जो रक्त वाहिनियां घेरे रहती है केशिकाएं, उनके माध्यम से इनके अंदर उत्सर्जित पदार्थ जो श्रवणकारी पदार्थ है टॉक्सिक मटेरियल, उनका यहाँ इस नलिका के अंदर श्रवण किया जाता है। इसके बाद में ये जो डक्ट है इसका मुख्य हेनले लूप, इसका मुख्य कार्य है मूत्र का सांद्रण। और अगेन यहाँ पर जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है इसमें मुख्यतः जल और मिनरल सोडियम पोटेशियम इनके अवशोषण या उत्सर्जन, इनके नियमन, सांद्रता नियमन के लिए मुख्य कार्य किया जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका में फाइनली कुछ हार्मोनों के प्रभाव में जल की मात्रा को भी नियंत्रित किया जाता है। संग्राहक नलिका में थोड़ी बहुत मात्रा में केवल और केवल जल अवशोषित हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से इनके कार्य होते हैं। अब बात आती है ये जो नेफ्रॉन है सामान्य संरचना के बावजूद भी ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वल्कुटीय और क्वार्टिकुलर। टाइप ऑफ नेफ्रॉन दो प्रकार के, कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन और दूसरा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो इन दोनों की संरचना में सामान्य रूप में तो आपको ये स्पष्ट ही है, ये यहाँ का बोमेन कैप्सूल है, ये इसका बोमेन कैप्सूल है, ये इसका हेनले ट्यूब है, ये इसका हेनले ट्यूब है। तो एक बड़ा अंतर तो यही सिद्ध हो रहा है, इसकी इस तरफ जो मैंने ये संरचना बनाई है, यह वृक्क की बाहर से अंदर की ओर संरचना है। बाहर सबसे ज्यादा कॉर्टेक्स होता है आउटर, फिर उसके बाद में इनर कॉर्टेक्स यानी कॉर्टेक्स के भीतरी भाग, और फिर इनके बीच की जो ये जो लाइन बनाई है वह मैंने बनाई है कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच की परत है। और फिर इसके भीतर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है वह कॉर्टेक्स और मेडुला को बांटती है। इसके मेडुला को भी दो भागों में, आउटर मेडुला, इनर मेडुला में बांटा गया है। तो दोनों प्रकार के नेफ्रॉन की संरचना की अवस्थिति इसमें स्पष्ट है। इसका बोमेन कैप्सूल कहाँ है? आउटर कॉर्टेक्स में, जबकि जक्स्टामेडुलरी का कहाँ है? इनर कॉर्टेक्स में, जो मेडुला के पास बाहर सरफेस से काफी गहराई में होता है। वृक्क के अंदर जो काफी गहराई में जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, परंतु कॉर्टेक्स रीजन के निचले भाग में मेडुला के अंदर। जबकि दूसरा एक और बात है
इनका हेनले लूप आप देख सकते हैं, कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन का हेनले लूप केवल बाहरी मेडुला तक ही है, जबकि इसका जो जक्स्टा मेडुलरी है उसका हेनले लूप काफी गहराई में इनर मेडुला तक मौजूद है। तो जितना ज्यादा ये हेनले लूप लंबा है, उतना ही मान लीजिए मूत्र के सांद्रण में ज्यादा सहयोग करता है, यानी मूत्र के अधिक सांद्रण में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन अधिक भूमिका अदा करते हैं, जबकि ये जो नेफ्रॉन है इनका मुख्य कार्य मूत्र के सांद्रण से ज्यादा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का श्रवण ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस सभी पदार्थों का श्रवण, जैसे टॉक्सिक मटेरियल, ड्रग्स का मटेरियल जो होते हैं उनका इस भाग में अधिक श्रवण होता है। तो इनका मुख्य कार्य मूत्र निर्माण तो सामान्य कार्य ही है, परंतु इसके अलावा ड्रग्स का सिक्रेशन और टॉक्सिक मटेरियल का सिक्रेशन भी इनका ज्यादा है, जबकि इसका मुख्य कार्य हेनले लूप के कारण मूत्र के सांद्रण में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक चार्ट वाइज कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के बीच में अंतर बताया है। जब कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में यहाँ पहले मैंने बता दिया था कि कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस कॉर्टेक्स के अपर रीजन में होता है, जबकि जक्स्टामेडुलरी का कॉर्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पर, यानी कॉर्टेक्स की गहराई में। यहाँ पर मैंने इसको बता ही दिया था आपको, ये बाहर की तरफ, ये भीतर की तरफ। जबकि दूसरा, इनकी संख्या वाइज देखें तो मानव में 85% जो है कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन होते हैं, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन केवल 15% होते हैं। ग्लोमेरुलर की साइज जो होती है इसमें बड़ी होती है, सॉरी स्मॉल होती है, जबकि इनके अंदर लार्ज होती है। हेनले लूप जो होता है इसमें मेडुला के आउटर लेयर तक ही होता है, जबकि हेनले लूप जक्स्टामेडुलरी में मेडुला के डीप में होता है। डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ आउटर मेडुला तक ही है, जबकि जक्स्टामेडुलरी में ये कहाँ पर है, डीप के अंदर इनर मेडुला तक मौजूद है। ये पॉइंट ज़्यादा सेंसिटिव है, आप इनको स्किप कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन की जो दर है वह कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन में धीमे होती हैं। धीमे क्यों होती हैं? क्योंकि कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस की साइज छोटी होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेट फिल्ट्रेशन यहाँ पे छोटे होने का मुख्य कारण जो है ग्लोमेरुली की साइज स्मॉल होना, जिससे फिल्ट्रेशन भी स्लो होगा। इनके ग्लोमेरुली की साइज लार्ज है, इसलिए फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे पहले बता दिया मेजर फंक्शन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रिएशन करना, विशेषकर सिक्रेशन से जुड़ा है, जबकि यहाँ पर यूरिन की सांद्रता बढ़ाने से जुड़ा मुख्य कार्य होता है, क्योंकि इनके अंदर हेनले लूप बड़ा होता है और वासा रेक्टा नलिकाओं के माध्यम से काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है। ये एक पॉइंट और याद आया है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। इस डायग्राम में देखिए वासा रेक्टा क्या है, इसके चारों ओर रक्त वाहिनियों का जाल होता है। जक्स्टामेडुलरी में यहाँ से जो इफ्रेंट डक्ट जो निकलती है वह इसकी विपरीत दिशा में जो चलती है, यानी मूत्र जो है इस दिशा में फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, तो रक्त जो है इसकी उल्टी डायरेक्शन में। और यह देख लीजिए इसमें यूरिन यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा और रक्त कैसे काउंटर करंट अपोजिट डायरेक्शन में। और इसके साथ साथ यहाँ समानांतर बहुत सारी शाखाएं होती है, पार्श्व शाखाएं, जिसके कारण एक विशिष्ट संरचना बनती है जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा केवल और केवल जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पाए जाते हैं, जबकि इनके अंदर इफ्रेंट से जो रक्त वाहिनियां निकलती है इसके चारों ओर एनास्टोमर्जिंग जाल बना लेती हैं। इसकी वासा रेक्टा जैसी संरचना कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन में स्पष्ट नहीं होती। तो आप कह सकते हैं एक अंतर और कि कॉर्टिकुलर नेफ्रॉन में जो संरचना है उसमें वासा रेक्टा नहीं बनती, जबकि जक्स्टामेडुलरी में वासा रेक्टा जैसी संरचना बनती है, जिसके कारण प्रति धारागमन काउंटर करंट मैकेनिज्म द्वारा मूत्र की सांद्रण की प्रक्रिया को
उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में मैंने आपको नेफ्रॉन के प्रकार, उसकी लोकेशन, किडनी में कैसे होती है, और किडनी की में नेफ्रॉन की यानी वृक्क की सामान्य संरचना के बारे में आपको पढ़ाया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।